हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज का टारगेट 10 केस स्टडीज हैं और रहने ना पाए बेटा कोई, क्योंकि आपकी पिटाई जरूर हो जाएगी बेटा आज अगर कोई केस स्टडी रहेगी। ठीक है ना, पेशेंस को एक लिमिट तक टेस्ट करो। बबू, स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी नंबर 3। अभी हमने कल बेटा 2 केस स्टडी करी। आखिरी केस स्टडी में हमने ऑनर्स फंड और बोरोड फंड का डिफरेंस पढ़ा था, जो बेटा हमने बुक से नहीं पढ़ा था, किसी ना किसी बच्चे ने मुझे कोई ना कोई डिफरेंस बताया था। ठीक है जी, अगर बेटा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा कोई भी बोलेगा, मैं पहले बता रहा हूं, पोस्ट होगी वीडियो, 2 खाएगा तो वीडियो शुरू होगी। आज ध्यान रख लेना बेटा, कोई बोले ना मेरी 10 केस स्टडी में से कोई केस स्टडी रहना चाहिए। बाबू कहते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दैट आयुषी हैज एम्प्लॉयड इन हर बिजनेस। बेटा कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस हैं जिनसे पैसा ले रखा है आयुषी ने अपना बिजनेस चलाने के लिए, मुझे वो ढूंढनी है। देखो, अगर इंटरनल कहता तो बहुत आसान होता, इंटरनल सिर्फ 2 ही होते हैं। एक्सटर्नल कह दिए तो बेटा 15 सोर्सेज हैं, ढूंढते रहो, दिमाग कब क्लिक करे किस चीज पे वो बात अलग। पढ़ते हैं, कोई नहीं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड। बेटा सोर्स ऑफ जनरेशन में 2 ही तरीके के होते थे फंड, एक तो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। और वैसे बता देता हूं, बोरोड फंड और ओनर फंड में जो डिफरेंस होता है वही इंटरनल एक्सटर्नल में होता है। वो चारों काम आ जाएंगे बेटा जो कल पढ़े थे। पहला बेस मीनिंग बता दो। इंटरनल सोर्स क्या होते हैं, जो बिजनेस के अंदर से जनरेट हुए। एक्सटर्नल क्या होते हैं, जो बिजनेस के बाहर से जनरेट हुए। फिर किसी ने कल मुझे बोला था कॉस्ट। इंटरनल सोर्सेस जनरली कॉस्ट कम होती है, रिटेन अर्निंग को देखो तो जीरो कॉस्ट होती है, और एक्सटर्नल में बेटा कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक है जी, कॉस्ट हो गया। तीसरा किसी ने कल मुझे सिक्योरिटी बोला था, मुझे याद नहीं है किसने बोला था सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सोर्सेज में जनरली सिक्योरिटी देनी पड़ती है, इंटरनल में नहीं देनी पड़ती। चाहे रिटेन अर्निंग से पैसा लो चाहे इक्विटी से लो, नहीं देनी पड़ती। चौथा वैसे आपने बोला था सोर्स ऑफ जनरेशन, वो यहाँ पहले से कवर हो चुका है, तो आप टाइम पीरियड लिख सकते हो कि इंटरनल सोर्सेज से पैसे आते हैं लाइफ टाइम के लिए, कभी पैसा वापस नहीं होना। एक्सटर्नल सोर्सेज के पैसे कभी ना कभी तो वापस होने ही होने, वही 4 बेसिस काम आ जाएंगे। ठीक है जी। अब बेटा मुझे एक्सटर्नल सोर्सेज ढूंढने हैं, वो मैं ढूंढ लेता हूं। पढ़ते हैं जी। Aisha is successfully running a bakery shop in a residential colony for a past many years. She has wisely invested fund in different areas in order to ensure smooth running of her business. She owns the manufacturing unit, whereas shop through which she operates is on rent. Recently, she took a loan from the bank to install AC and create provision for sitting for the customer by extending the shop area. Recently, she took a loan. लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, एक चीज तो मिली गई मेरे को। आगे बढ़ते हैं जी। कहता है ऑल्दो शी बाय मेजॉरिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स लाइक फ्लोर शुगर ऑयल ऑन 15 डेज क्रेडिट फ्रॉम द लोकल सप्लायर, बट सेल्स आर मेड ओनली इन कैश। बेटा अपना इंग्रेडिएंट उधार पर लाती है, ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट मिल गए। दोनों एक्सटर्नल सोर्सेज जो हो सकते थे, कोई यही नहीं। और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट। आगे बढ़े तो नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। फोर्थ केस बहुत ही ज्यादा आसान, हद से ज्यादा आसान। ए पार्ट, till now she has been managing all the financial requirements of her business through the profit made in business। कहता है अभी तक बिजनेस में जितना भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है वो खुद मैनेज कर रही है। कहां से, जो बिजनेस से प्रॉफिट कमा रही है वहीं से। बिजनेस से प्रॉफिट कमाया, उसी को इस्तेमाल कर लिया जहां पैसे चाहिए। बिजनेस से प्रॉफिट कमाया, जहां पैसे चाहिए उसको इस्तेमाल कर लिया। यही रिटेन अर्निंग होता है शायद। और क्या होता है रिटेन अर्निंग? बिजनेस में रिटेन किया हुआ पैसा, ये वही तो है। क्या बोलते थे बेटा, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना, वही तो कर रही है वो। दूसरा नाम यही था ना बेटा। कहते हैं नेम द सोर्स ऑफ फंड बीइंग मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट एंड स्टेट एनी 3 मेरिट। रिटेन अर्निंग है सोर्स, 3 मेरिट, सीधी सीधी तो याद कराई नहीं है मैंने आपको।
ठीक है जी। बी पार्ट, सजेस्ट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड एनी दैट एन कैन यूज टू फाइनेंस और एक्सपेंशन प्लान, ऑल्सो गिव टू फीचर ऑफ सच अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा कोई भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस बता दो जिससे वो एक्सपेंशन कर सके अपने बिजनेस में, और उसके दो फीचर। बेटा कोई लिख देना जिसके दो फीचर याद हो। मेरे हिसाब से तो डिवेंचर लिख देना, सबसे पहले कोई याद कराया था। ठीक है जी, आगे बढ़े। बेटा फिफ्थ केस स्टडी, ये केस स्टडी काम किया है, यहाँ बेटा 5-4 मिनट लगाऊंगा। तो वो कहता है सजेस्ट एनी टू सोर्सेस थ्रू व्हिच हितेश कैन रेज फंड टू मीट द इंक्रीज्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ हिज बिजनेस, गिव एनी टू मेरिट फॉर ईच ऑफ द सजेस्टेड सोर्स ऑफ फंड। यहाँ बेटा मैं कुछ काम की बात करूंगा, एक बार जरा सामने जरूर देख लेना, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में ना वरना आपको एक गलत सोर्स से लिख कर आओगे, पक्का बोल रहा हूं। बेटा उसने कहा सजेस्ट कर दो कोई भी दो सोर्सेस जहां से हितेश क्या कर सके, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और बेटा कहता है उन सबकी दो दो मेरिट भी बता दो, जो दो आप बताओगे। आओ जी समझते हैं इसको। शौर्य गर्व रहने दो यार, कौन है? नहीं गाली तो राघव, कितनी भी देर बात चलेगी नहीं फिर ऐसे। 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना चाहिए। बेटा बिजनेस में पैसा दो ही जगह पे चाहिए, हमने डिसाइड कर लिया था परसों भी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल कह लो या फिक्स्ड एसेट्स कह लो, सब एक ही बात। क्या होती है फिक्स्ड एसेट्स? व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, जो बिजनेस में बेटा 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। बेटा वर्किंग कैपिटल क्या होती है? या तो बोल लो करंट एसेट्स, या बोल लो बेटा डे टू डे खर्चे। क्या होती है करंट एसेट्स? which is to be converted into cash or cash equivalent within 1 year, जो कैश या कैश जैसी चीजों में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर। डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर, ब्ला 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 ब्ला, एग्जांपल पढ़े थे। ठीक है जी। अब उसने बोला कि कोई दो ऐसे सोर्सेस बताओ जहां से वर्किंग कैपिटल जरूरत हम पूरी कर सकें, यानी कि ये वाली जरूरत पूरी कर सके। देखो पैसा मेरे पास कितने तरीकों से आ सकता है, थोड़ा सा ये समझो। बेटा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं जो 5 साल से ज्यादा के लिए पैसे देते हैं, ठीक है जी। बेटा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं जो मुझे 1 ही साल के लिए पैसा देते हैं। मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं जो मुझे 1 से 5 साल के लिए पैसा देते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही होता है बाबू। एक बात मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूं, 2 मिनट इधर सामने देख लेना। ना तो इन दोनों से पैसा उठा के इसको दे देना, ना ही बेटा इससे उठाकर पैसा इसको दे देना। ये क्रॉस कनेक्शन अलाउड नहीं है। थोड़ा सा ना बुद्धि पर जोर डाल के समझना, ये बात शायद 11th क्लास में कोई ना समझा, लेकिन 12th में फंस जाओगे। क्यों बोल रहा हूं समझो। अच्छा मान लो मैंने 1 साल के लिए कहीं से पैसा उठाया, प्लीज मेरी तरफ देखना। 1 साल शॉर्ट टर्म क्या होता है? 1 साल के लिए पैसा उठाना। मैंने 1 साल के लिए कहीं से पैसा उठाया, मान लो कमर्शियल बैंक से लोन लिया कि 1 साल में वापस करता हूं, और खरीद कर बैठ गया मैं इससे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बेचने के लिए खरीदता हूं, इतना तो अकाउंट्स पड़ा होगा, पर्पस इज नॉट सेल व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। बेटा ना तो ये बिकेगी, ये बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए, ना इसका पर्पस सेल है। बेटा क्या होगा, 1 साल के बाद ये भी पीछे पीछे दौड़ेगा, पैसा है नहीं, परेशानी खड़ी कर लोगे। ठीक है जी। ना ऐसे क्रॉस कनेक्शन अलाउड, ना ही ऐसे क्रॉस कनेक्शन अलाउड बेटा। ठीक है जी। आइडियल सिचुएशन क्या है बेटा? आइडियल सिचुएशन शुड बी लाइक दैट। यहां से पैसा कितने सालों के लिए मिलता है? या तो 1 से 5 साल या 5 साल से भी ज्यादा 20-20 साल के लिए पैसा मिलता है। यहां से पैसा उठाया 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, और फिक्स एसेट्स खरीद कर बैठ गया। 10 साल, 12 साल, 15 साल बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेगा। 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद देना ना, दे देंगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से बेटा पैसा उठाया, वर्किंग कैपिटल में पैसा डाल दिया। बेटा ये कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाता है? विद इन 1 ईयर। इसके पैसे कब देने हैं? विद इन 1 ईयर। यहां से पैसा आया, ले भाई देना वापस।
अब उसने पूछा वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, कोई दो सोर्स बताओ। मैं बताता हूँ पेपर में बच्चे क्या करते हैं, डिबेंचर से ले लेंगे, मतलब ऐसे वो 5 साल से ज्यादा के लिए पैसा देता है, उससे करंट एसेट खरीद लेंगे। ये कौन सा दिमाग है भैया, टीचर भी चेक कर रहे होते हैं, उन्हें भी नहीं पता क्या चल रहा है। भैया जिंदगी में आज थोड़ा प्रैक्टिकल सोच लो, 12th में रो दोगे, वरना 12th में तुम्हारे क्लास के टीचर ने नहीं कॉपी चेक करनी, आज शायद नंबर दे भी दे, क्योंकि उसको खुद नहीं पता। वहां बेटा बोर्ड के टीचर करेंगे, सीबीएसई बोर्ड का ही रेकमेंडेड आंसर चेक होगा। तो बाबू ध्यान रखना, अगर उसने कहा है कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, तो बेटा कोई ऐसा सोर्स लिखना जो शॉर्ट टर्म हो, और कभी याद ना आए, हमेशा बोलता हूं बेटा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर टाइम के लिए लोन देते हैं। वैसे कमर्शियल पेपर, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, ये तीनों भी शॉर्ट टर्म है। टोटल 5 सोर्सेस तो मैंने बता ही रखा। क्लियर बात? ये बात अब मेरा ख्याल मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी, आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो जी बेटा, बात को बढ़ाएंगे आगे। दो दो मेरिट लिखनी है, वो बेटा लिखी चली जाएंगी। देखो इन्होंने भी ट्रेड क्रेडिट और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक लिखा, बिल्कुल ठीक ठाक। आगे बढ़ते हैं जी बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द टू सोर्सेस ऑफ फंड विल यू सजेस्ट कंसीडरिंग द फैक्ट दैट कंपनी हैज नॉट रेज्ड मच डेट कैपिटल सो फार एंड व्हाई। कहता है इनमें से कौन, सॉरी, दो में से कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस आप सजेस्ट करोगे कंपनी को। हिंट ये है कि कंपनी ने अभी तक कोई भी डेट कैपिटल नहीं ले रखी, कोई लोन नहीं ले रखा, और आपसे पूछता है क्यों सजेस्ट कर रहे हो ऐसा। ठीक है जी बेटा, अगर उसने पूछा ना किन दोनों में से एक सेलेक्ट करोगे, तो वो दोनों बता रखे होंगे यहां पर क्या है, और लास्ट लाइन में बेटा बता रखा है कि whether the company should float an issue of equity share or debenture to raise the required amount of fund। क्या कंपनी इक्विटी शेयर से पैसा ले या कंपनी डिबेंचर से पैसा ले, ये बता दो। पूछा आपसे इक्विटी से या डिबेंचर से ले, और नीचे पूछ रखा है कि हिंट ये है कि कंपनी ने आज तक डेट कैपिटल नहीं ली, और आप ये भी सजेस्ट करना कि किससे ले रहे हो और क्यों ले रहे हो। बेटा मैं आपको आंखें बंद करके बोल सकता हूँ, ये बात मैंने शुरू में बोली थी जब यह चैप्टर शुरू किया था, बेटा डेट से अच्छा कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस होता ही नहीं है दुनिया में। हमें पूरी जिंदगी ये लगता रहता है अपना पैसा बहुत अच्छा, अपना पैसा बहुत अच्छा। बेटा ये बातें सोल प्रोवाइडरशिप फॉर्म पे लिखती है, कंपनी में सोचो तो लोन से अच्छा, दूसरों के पैसे से अच्छा, कर्जे से अच्छा कुछ होता ही नहीं। और मैंने बेटा 3 बातों से साबित किया हुआ है। जैसे उसने कहा कि मैं, हिंट है ये कि कंपनी ने ज्यादा डेट नहीं ले रखा, अरे बहुत बढ़िया, आप क्या कहोगे, डेट से ही पैसा लो। क्यों लो, 3 फायदे बता दो डेट के ओवर इक्विटी शेयर। 3 फायदे थे ना डेट के ऐसे, जो इक्विटी शेयर में कभी नहीं हो सकते, जन्म जन्मों तक नहीं हो सकते। क्या, फ्लोटेशन कॉस्ट कम, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, टैक्स सेव करा कर देता है। ठीक है जी, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं बेटा, आंसर इक्विटी गलती से भी मत लिख देना, सब गलत हो जाएगा। ये देखना, the various advantage of issue of debenture over the issue of equity share are underlined। issue of debenture over issue of equity share, डिबेंचर के बेटा ऐसे बहुत फायदे जो इक्विटी में कभी हो नहीं सकते। ये वही फायदे हैं बेटा जो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, वही फ्लोटेशन कॉस्ट कम, वही टैक्स सेव करा कर देता है, वही कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता। ठीक है ना जी। देखो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, टीचर कटवाते रहते हैं, ये पॉइंट ये पॉइंट, उसे लगता है यार क्या बताऊं, कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। मैंने एक एक पॉइंट में एक एक दिन भी लगाया है, मुझे अच्छे से याद है, जब चैप्टर शुरू किया था एक एक पॉइंट पढ़ाने में मैंने एक एक दिन लगाया हुआ है, और आपको कहता है काम आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये केस स्टडी की बुक लिखने वाला मैं हूं? मैंने तो नहीं लिखी केस स्टडी की बुक। आपका वो कैलिबर समझते हैं ना 11th क्लास में इस बात का, तभी तो केस डाल रखा है, और वही तीनों पॉइंट बता रखे हैं जो मैंने बता रखे हैं, यानी कि समझते हैं ना आपका कैलिबर। तो बेटा ये जो टीचर है ना क्लास के, जो कटवा देंगे इसको, ये अभी दर्द नहीं देगा, ये 12th में दर्द जरूर देगा। आज तो लगेगा चलो सिलेबस कम हो गया,
ये चीजें 12th में बहुत परेशान करेंगी। 7th वन पढ़ते हैं जी। गिव एनी 3 पॉसिबल रीजन बिकॉज ऑफ विच विकेश वांट्स तुषार टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड नॉट इन प्रेफरेंस। बेटा केस पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट से ही सब कुछ क्लियर है। कहता है आपको क्या लगता है कौन से 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से विकेश ने तुषार को कहा कि इक्विटी शेयर ही खरीदियो, प्रेफरेंस मत खरीदियो। मैं क्यों आंसर बढ़ाऊं, तो सिंपल सी बात है। आपको क्या लगता है हमें इक्विटी शेयर क्यों खरीदना चाहिए, प्रेफरेंस क्यों नहीं खरीदना चाहिए? ऐसे 3 फायदे सोच लो। बेटा इक्विटी शेयर खरीदने पे वोटिंग राइट मिलेगा, कंपनी का कंट्रोल मिलेगा, प्रेफरेंस में नहीं मिलेगा, मैं तो इससे खरीदना चाहता हूँ, पहला रीजन। दूसरा रीजन बेटा अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, देखो प्रेफरेंस में तो फिक्स्ड रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, 12% लिखा तो 12% नहीं मिलेगा। इक्विटी में तो कोई लिमिट नहीं है, अगर बच गया तो सारा हमारा, तो इसलिए भी बेटा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं, बात समझ में आती है? अब वो तीसरा बता दो कोई रीजन जो प्रेफरेंस से ऊपर हो। हाँ गौरी बताओ। श्रेया तो पहली बारी पढ़ रही थी, मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। क्यों खरीदने चाहिए इक्विटी शेयर? क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट क्या, तो बाबू वो तो प्रेफरेंस को तो हमारे से पहले मिल जाते हैं पैसे, ये तो लिखोगे गलत हो जाएगा। प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इक्विटी से पहले उनके पैसे वापस होते हैं। ये पॉइंट लिख भी मत देना, नंबर कटवा के बैठोगे। हाँ सर बताओ, रोनक जी कुछ कह रहे हो आप? ये कह रहा है सब, ये कुछ कह रहे हो आप? कह रहे हैं, हाँ कह रहा है, कह रहा है। हाँ भाई सॉरी, क्यों खरीदने चाहिए इक्विटी शेयर? मैंने बोल दिया पहला पॉइंट, मैंने वोटिंग राइट ही बोला, क्योंकि वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस में नहीं होता है। कोई कारण नहीं है। और ठीक है देख लो, हालात तो देख लो। सारा सारा दिन एडवांटेज पढ़ा पढ़ा के तुमने इक्विटी के एडवांटेज नहीं बड़ी कुछ भी। बेटा अगर हायर रिटर्न का लालच है तो इक्विटी खरीदो ना, प्रेफरेंस में क्या रखा है? और मैं हमेशा एक बात बोल रहा था आपको जब बैच में पढ़ा रहा था, देखो अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, डिवेंचर खरीदो। और रिस्क लेना है तो इक्विटी खरीदो, ये बीच में रहने की तो जरूरत ही नहीं होती आदमी को। और मैंने आपको ये भी कहा था, मुझे तो वो लोग समझ ही नहीं आते कौन प्रेफरेंस खरीदता होगा। बहुत बुरे हालात में है यार तुम। आगे बढ़ते हैं जी। एक तो है बेटा, कहता है यामिनी बॉट 310% preference share of ABC Limited in the year 2016. The face value of each share is 100. बेटा जैसे अगर हम कोई मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एमआरपी होती है प्रोडक्ट पे लिखी, ऐसे ही शेयर्स पे यानी कि सिक्योरिटीज पे फेस वैल्यू लिखी होती है। ये वर्ड लिखा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का कुछ और मतलब नहीं, आपकी सिंपल भाषा के लिए एमआरपी। कहता है यामिनी ने 300 प्रेफरेंस शेयर खरीदे, 100 रुपए वाले, 10% प्रेफरेंस शेयर है। अच्छा जी 2016 में she did not received any dividend on them during 2016 due to insufficient profit of company. कहता है 2016 में उसको कोई डिविडेंड नहीं मिला क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ था 2016 में। कहता है इन द 17 द कंपनी मेड सरप्लस प्रॉफिट, कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेबल टू हर इन द ईयर 17 एज्यूमिंग दैट शी इज होल्डिंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बेटा क्या होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? जो अपना डिविडेंड क्यूमुलेट करते हैं, अगर नहीं दोगे तो इकट्ठा करेंगे। आपने 2016 में नहीं दिया डिविडेंड, अगर 2016 में नहीं दिया, 2016 का डिविडेंड होना कितना चाहिए? 300 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले, मतलब 30,000 के प्रेफरेंस शेयर है और 10% वाले प्रेफरेंस शेयर है, यानी कि बेटा एक साल का डिविडेंड कितना? 3,000। अगर 3,000 2016 में नहीं दिया और बेटा 2017 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो 2017 में कितना देना पड़ेगा? 6,000।
इकट्ठा करेंगे ये अपना डिविडेंड बेटा। और अगर आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं बेटा, जो अपना डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं करते। अगर 2016 में लॉस हुआ था, आपने नहीं दिया डिविडेंड, तो डिविडेंड हो गया लैप्स, 2016 का कुछ नहीं मिलेगा। तो 2017 में कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3000। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बेटा 9th 1, स्टेट एनी 4 मेरिट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की 4 मेरिट पढ़ाई हुई है, चपकाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ो जी। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी वन सोर्स थ्रू विच डिंग डोंग लिमिटेड, मैं तो कह रहा हूं कितना प्यारा नाम, डिंग डोंग लिमिटेड। State briefly any one source through which Ding Dong Limited can raise fund through international capital market। कहता है एक सोर्स ऑफ फाइनेंस का नाम बता दो जिससे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में उससे पैसे आ सकते हैं। जीडिया भैया सबसे अच्छा वो आता है, वही लिखना। वैसे तो एडीआर भी है, आईडीआर भी है, कमर्शियल बैंक भी है, इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी है, सब बताया हुआ है बैच में, चाहे स्कूल वाले कराए ना कराए। पर मैं फिर भी कहूंगा जीडीआर लिखो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। आगे बढ़े बेटा 10th क्वेश्चन। Gracious Limited is a US based company. The company planned to tap the Indian capital market through its forthcoming issue of equity share। एक यूएस बेस्ड कंपनी है, कहता है इंडियन शेयर मार्केट में आ रही है, वो शेयर बेचना चाहती है। आउटलाइन द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इट कैन रेज फंड फ्रॉम इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन शेयर मार्केट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेच पाओगे, आईडीआर शेयर नहीं बेच पाओगे। यूएस बेस्ड कंपनियों इंडिया में आईडीआर ही बेच पाओगे। क्लियर है बात, सारे हिंट बैच के अंदर दिए हुए हैं, यानी कि वो कैलिबर होना चाहिए। ठीक है ना जी, अगर केस स्टडी कर रहे हो तो वो कैलिबर तो मान ही रहा हूं मैं तुम्हारे अंदर है। चलो बेटा 11th 1। अब बेटा चैप्टर वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, सब 2 ही मेरे पास केस बचते हैं, आज ही खत्म करेंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फाइनेंस बीइंग डिस्कस्ड अबव। बेटा कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस डिस्कस किया गया है और उसकी 2 लिमिटेशन भी बतानी है। पढ़ना जरा एक मिनट ढंग से पढ़ना, ये वो बात है जो एनसीईआरटी में नहीं थी, मैंने बताई थी, और मैंने कहा था मैं सब बता दूंगा बेटा, जितना फालतू की बात है। Recently, when Mosaic Limited was falling short of fund to meet the flotation cost of its upcoming issue of preference share, the company raised deposit from Mosaic Limited, which had surplus fund। बेटा एक कंपनी है, इधर देखो, एक कंपनी है मोसेक लिमिटेड, पैसा चाहिए फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करने के लिए, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है। जब भी हम बेटा कोई भी शेयर इशू करेंगे कहीं ना कहीं खर्चा आएगा, पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है वही फ्लोटेशन कॉस्ट है। कहता है कंपनी के पास कैश नहीं है फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करने के लिए। कहता है कंपनी ने पैसे लिए रोसेक लिमिटेड से, दूसरी कंपनी से। इससे बड़ा तो हिंट ही क्या दो, कमर्शियल पेपर। भाई आधे से ज्यादा तो लोग मतलब किस झांझ में आए, इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा चैप्टर में चला क्या। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर का दूसरा नाम होता था इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। याद है क्यों बोलते थे इंटर कॉर्पोरेट, बेचने वाली भी कंपनी खरीदने वाली भी कंपनी। मोसेक लिमिटेड, रोसेक लिमिटेड, पहला हिंट। बेटा मैंने आपको बताया था कमर्शियल पेपर के 2 इस्तेमाल होते हैं जनरली, टू मीट आउट द फ्लोटेशन कॉस्ट, बोला था कि नहीं बोला था। और जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करने के लिए पैसा रेस किया जाता है, इसको हम बोलते थे ब्रिज फाइनेंसिंग। मैंने बोला था कमर्शियल पेपर अपना नाम बदल देते हैं, इसको बोलने लग जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। ऐसी बात मैंने वैसे बोली है। और दूसरा एक और है, बात भी बताई थी, दूसरा कौन सा पर्पस होता है कमर्शियल बैंक का, टू मीट आउट द सीजनल एंड द वर्किंग कैपिटल नीड्स। टाटा वोल्टास का एग्जांपल दिया था। बेटा आप ना इस भरोसे कभी मत रहो कि मेरा स्कूल कराए ना कराए, बुक मेरी नहीं है। अगर इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए हैं तो भैया आपका कैलिबर है तभी पूछे गए हैं, और मैंने बैच में कराए हैं। आधे से ज्यादा को ये नहीं पता कि चैप्टर कहां चला। 17 सोर्स ऑफ फाइनेंस है, 1 महीना लगना था, पहले दिन बोल दिया था।
किसी की 5 छुट्टी है, किसी की 7 छुट्टी है, किसी की 10 छुट्टी है। बहुत कम बच्चे रेगुलर, जितने रेगुलर सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड क्लियर होगा उनको। कितने बच्चों ने छुट्टी नहीं करी इस पूरे चैप्टर में? एक भी नहीं है छुट्टी, एक भी छुट्टी नहीं है। कितनों ने एक दो छुट्टी करी, कोई दिक्कत नहीं, एक दो भी करी। भैया मैंने जितनी बात बोली है ना, सारी बातें क्लियर होंगी जितनों ने हाथ उठा रखा था। बाकी तो आपको पता भैया, देखो ठीक है ना भैया, उंगली उठाना बहुत आसान है, सामने वाले पे खुद पढ़ना उतना ही मुश्किल है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बाबू सेकंड लास्ट केस स्टडी, इसके बाद लास्ट कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फंड दैट गुंजन सिनेमा सीक्स टू रेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। कहता है टाइम पीरियड का बेसिस यूज करो। अब मुझे ये बताओ कौन से टाइप ऑफ फंड की बात चल रही है, मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। टाइम पीरियड के हिसाब से 3 ही होते हैं। और अगर मैं देख पा रहा हूं लास्ट टाइम, तो बेटा गुंजन को पैसा चाहिए, गुंजन सिनेमा को, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। मीडियम टर्म, मीडियम टर्म। एक्सप्लेन एनी वन appropriate source of type of fund as identified in part A of the question। बेटा मीडियम टर्म के लिए सबसे अच्छा सोर्स कौन सा? कोई भी एक। हमेशा बोलता हूँ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हर जगह आ जाएंगे, हर जगह। शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी। चिपका देना, खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 मेरिट लिखनी है, लिखी जाएगी। आगे बढ़ो। 13th और लास्ट केस, चैप्टर खत्म। ठीक है जी, बड़े दिन के बाद नमस्ते हुई, पर नमस्ते हो गई। ठीक है, लास्ट 27 को शुरू किया था चैप्टर 23। भैया कुछ नहीं कह सकता मैं, रिवीजन में भी इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, नहीं इक्का दुक्का कम करा दूंगा सोर्स, पर बेटा नहीं लेके जाओगे चैप्टर ये आगे तक याद करके, कोई नहीं, 12th में कर लेना, 1 महीना वहां खर्च लेना। बोर्ड के पेपर में वैसे भी खर्चना आसान होता है 1 महीना। सोचना तो पड़ेगा, खर्चना तो पड़ेगा टाइम। आज खर्च लो, 12th में चॉइसेस योर। बेटा कहते हैं डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बेटा कोई 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताओ। मैंने बेटा 3 नाम बोले थे, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई। कोई 2 चिपकाने हैं। ठीक है जी, फुल फॉर्म भी बताई थी, सब कुछ बताया था। कहता है स्टेट एनी 2 मेरिट ऑफ रेजिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के 2 फायदे, वो लिखी दोगे, ये तो डायरेक्ट है बेटा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में इतना ज्ञान नहीं है हमें जितना इन्होंने लिखा, बेटा पढ़ लेना। ठीक है जी, ऑल्दो क्या मेरे हिसाब से ये कोर्स में है, सब नहीं है, पर बेटा मैं टीचर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो देना दे। मैंने फुल फॉर्म तो बताई है जितना मुझे जरूरी लगता है। आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईडीबीआई की बताई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईएफसी की भी बताई थी, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने तीनों में बताया था, तीनों में पहला वर्ड इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोन देते हैं मेनली। ठीक है जी, इनके ऊपर शॉर्ट नोट पढ़ लेना। रही बात मेरिट की, हो जाएगा, वैल्यू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है नहीं कोर्स में। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।